साहब के साथ कि विटामिन डी की वजह से जो हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं और कितना चाहिए होता है हमें, क्योंकि हम यहाँ पे मिथ्स में जी रहे होते हैं कि विटामिन डी की कमी है, इस वजह से आपके जॉइंट्स में से ना आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, तो अब विटामिन डी के कैप्सूल्स खाना शुरू कर दें और इतनी ज़्यादा खा लेते हैं कि फिर उसकी भी ज़्यादती हो जाती है और वो और आपको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो डॉक्टर हसनैन, आपकी तरफ आऊँगी कि फिजियोथेरेपी भी आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा एक कहले के कॉम्पोनेंट है। अगर आपने अपनी हड्डियों को, अपने मसल्स को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे होते हैं। ख़ासतौर पर नीज़ के हवाले से किस तरह की फिजियो की जाती है, किस तरह की थेरेपी की जाती है? देखिए, जिस तरह सर ने बात की, इसमें हमारे पास जब यंग पेशेंट्स आते हैं वो मेजरली स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ आते हैं, उसी के साथ साथ लैक ऑफ एक्सरसाइजेस की वजह से भी पेशेंट आते हैं। जिस तरह प्रोलॉन्ग सिटिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स आपके 8 to 10 आवर्स हैं, उसकी वजह से भी आपके वीकनेस आती है, जिसकी वजह से पेशेंट हमें आके कंप्लेंट करते हैं, डॉक्टर साहब हमारे इरिटेशन रहती है, रेस्ट लेग रहती हैं, या उसके अलावा हम कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, स्पोर्ट्स में आते हैं तो पेन आती है, प्रॉपर डाइट नहीं है, जंक फूड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसकी वजह से भी नी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम फिजियोथेरेपी में देखते हैं इस तरह के पेशेंट्स को, तो इसके अंदर हम डिफरेंट इंटरवेंशंस को अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स रिलेटेड जो प्लेयर्स होते हैं उसमें हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि हम इन्हें रेजिस्टिव ट्रेनिंग करवाएं, स्ट्रेंथनिंग की तरफ लेके जाएं, और उसी के साथ अगर उनके कोई इंजरी स्वेयर लेवल की है, जैसे मेनिस्कस ACL की इंजरी है, तो उन्हें सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन की तरफ, ऑर्थोपेडिक सर्जरी की तरफ भेजा जाता है, देन उन्हें फिजियोथेरेपी में लाया जाता है। और इसी के साथ अगर हम देखें, हमारे पास या 40+ फीमेल आ रही हैं, अगर हम रिसर्चेस देखते हैं तो हमारे यहाँ देखा जाता है कि 60-50 की एज में आर्थराइटिस देखने को मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ 35 की एज में ही डिजेनरेटिव चेंजेस फीमेल में देखने को मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं वो ओवर यूज एक्टिविटी है, नी जॉइंट की ओवर यूज एक्टिविटी। हमारे यहाँ ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की जाती है, किचन के काम वगैरह, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, जिसकी वजह से नीज पे लोड आता है, और जो चीज़ें जाके 50s में आती हैं वो आप में 35-40s में ही आने लग जाती हैं। उसमें जब हम फिजियोथेरेपी को लेके चलते हैं तो उसके अंदर हमारा ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है। उसमें हम इस तरह से लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं और देखते हैं कि अगर आर्थराइटिस है तो उसे किस ग्रेड का है। अगर तो काफ़ी ज़्यादा वो ख़राब हो चुके हैं, देन उन्हें नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही भेजा जाता है कि आप नी रिप्लेसमेंट करवाएं। नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है 6 to 8 वीक्स का, उसमें पेशेंट को लेके आया जाता है। ठीक है। और किस तरह की मतलब एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं या थेरेपी होती है? ठीक, इसमें हम पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को ना 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली एक्टिविटी फेज, मॉडरेट एंड एडवांस। स्टार्ट में होता है कि पेशेंट को बेड रिडन ही हम मोबिलाइजेशन थोड़ी बहुत करवाते हैं, चलाते हैं, और उसके साथ बेड रिडन एक्सरसाइजेज, नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जिन्हें कहा जाता है वो करवाते हैं। उसके बाद सेकंड फेज में थोड़ा सा उसे हम एडवांस एक्सरसाइजेज की तरफ लेके आते हैं। थर्ड फेज में हम कहते हैं कि लेप्टिकल्स की तरफ आए, साइकिलिंग करे। नी बेंडिंग सबसे बड़ा इशू होता है पोस्ट ऑपरेटिव। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें सबसे बड़ा इशू जो फिजियोथेरेपी में डिले करते हैं, उनमें नी का इशू ये आता है कि नी की फ्लेक्शन उनकी पूरी नहीं होती। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, पेशेंट अपने एक बहुत ज़्यादा पेशेंट में फेयर होता है कि हमें पेन आती है, वो अपने आप को मोबाइल नहीं करते, जिस वजह से चीज़ें उनकी डिले की तरफ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट्स अगर देखा जाए तो अब नी रिप्लेसमेंट के साथ आ रहे हैं आपके पास? तादाद बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, देखिए नी रिप्लेसमेंट इज द लास्ट रिजॉर्ट, नेचुरली वो उसकी जो इंडिकेशन है ना, दैट इज द पेन, severe pain, and inability to perform your routine daily activities. जब हम देखते हैं कि रोज़मर्रा के जो आपके मशागिल हैं, आपके जो ज़िंदगी के मामूलात हैं, जब वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाते हैं और आप जो है चलने फिरने से और अपनी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल महदूद हो जाते हैं, तो फिर नेचुरली हम उसको पेशेंट्स को जब देखते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इज़ ही फिट और इज शी फिट फॉर द रिप्लेसमेंट सर्जरी। उससे पहले बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, जैसे अभी फिजियोथेरेपी का इन्होंने जिक्र किया है, और मेडिसिन्स हैं जिनको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स कहते हैं। फिर हमारे पास जो है इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस हैं जो कि हम घुटनों के अंदर जेल भर देते हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, इस तरह के PRP हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल माइल्ड टू मॉडरेट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें जो है हमारी कोशिश होती है कि विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, विद द चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, आप ये भी देखें ना कि इसके कंट्रीब्यूट, एक तो आपका सबसे मैं आपको बताऊँ नाजरीन को
कि इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा रोल है। आपकी फैमिलीज में ये डिजीजेस चलती हैं। आप देखिए ना, जिन फैमिलीज में शुगर है तो उनमें तो बच्चों में भी शुगर आ रही है। हाँ, अगर वो हाइपरटेंशन वाले हैं तो उनमें हाइपरटेंशन है। अगर हार्ट है तो कोलेस्ट्रॉल आपका इनहेरिटेडली कंजेनिटली आपका रेज है। इसी तरह हमने देखा है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें भी इनहेरिटेंस का रोल नहीं तो इसको रोका जा सकता है क्या? नहीं, वो तो है ही है। लेकिन उसके जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, जो रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे, देखिए ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिटनेस है, ओबेसिटी है, ठीक है, पुअर पोस्चर है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप देखें ना, सिर्फ आपका जो वजन है, नी जॉइंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सारी बॉडी का इट्स वेट बेयरिंग जॉइंट, ये इट्स वेट बेयरिंग जॉइंट ना, तो इसके लिए जो है अगर आप इतना ऊपर आपका वेट है तो आपका जो ओबेसिटी है, जो आपका एक्स्ट्रा वेट है, वो आपकी दो चीज़ों को अफेक्ट करता है, एक कमर को और दूसरा आपके नी जॉइंट्स को, सबसे ज्यादा कमर और फिर नी जॉइंट्स। और ये कॉम्बिनेशन ही हमारे साथ आते हैं लोग, जो हमारे पास आते हैं, कमर में भी दर्द हो रही है। अच्छा, ये जो रिप्लेसमेंट तो फिर हमारा लास्ट रिजॉर्ट है ना, ठीक है। फिर हम जब देखते हैं कि नहीं, बिल्कुल एक्सरेज जब हमें दिखा रहे होते हैं कि अंदर से बिल्कुल आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस गई है, अच्छा, रफ हो गई है, और जो है अब पेशेंट भी इतना पेन में है, और वो बाकी उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ भी उसको देखना पड़ता है, इज ही और शी इज़ फिट फॉर सर्जरी। तो वो सारी चीज़ों को करने के बाद फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि नाउ यू शुड गो फॉर नी रिप्लेसमेंट बिकॉज इट्स अ परमानेंट काइंड ऑफ ए सोल्यूशन। हाँ, बिल्कुल ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मुल्क में और पेशेंट्स हम ऑपरेट करते जा रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। पहले बड़ा खौफ था कि वो जॉइंट चेंज होगा तो हमें क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं हम चल भी सकेंगे। इसका सक्सेस रेट कितना है? बहुत ज़्यादा है। अगर इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। अगर हम देखते हैं कि ये पेशेंट जो है, और बेस्ट एज इसकी जो है ना, और स्टेज जो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी कई लोग हैं जो 10-10 साल से बेड रिडन है और उनके जब मसल्स बिल्कुल डिसयूज ट्रॉफी में चले जाते हैं, बिल्कुल उनकी वीक हो जाते हैं पट्टे, तो जब वो ऑपरेशन करवाएंगे तो उनके सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। obviously। आप बिल्कुल चलते फिरते हुए जब आप देखें कि आपकी वो स्टेज आ गई है तो फिर डॉक्टर की एडवाइस पे फौरन अमल करते हुए आप फिर डिले ना करें, क्योंकि वो जो स्टेज है ना, उसी के अंदर जब रिप्लेसमेंट हो जाएगी, आपके अभी मसल्स भी अच्छे यूजफुल होंगे, एक्टिव होंगे, तो आप बहुत जल्दी रिकवरी होगी। और इसकी रिकवरी भी विद इन वीक्स हो जाती है आफ्टर सर्जरी। सेकंड डे पे हम मरीज को चला देते हैं, और ये फिजियोथेरेपी का इतना अच्छा ये फिर सारा एडजस्टमेंट होती है कि विद इन 4 to 6 वीक्स पेशेंट ऑलमोस्ट आप कह लें कि हाफ रिकवर्ड होता है, और 3 मंथ्स में तो आप कह लें कि बैक टू नॉर्मल लाइफ, वो नॉर्मल लाइफ में चला जाता है, वो दोबारा से मोबिलिटी आ जाती है, वो सारी चीज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, जैसे डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि नीज़ के साथ साथ बैक का पेन भी बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, और ख़ासतौर पर ख़वातीन में ये चीज़ होती है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज, कोई फिजियोथेरेपी जो बैक एक को कम कर सके? इसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कि बैक का इशू क्या है। सबसे पहले असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैक का इशू किस चीज़ का है। जो यंग एज में, उसी तरह प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से बैक पेन, जो आईटी यूजर्स है, कंप्यूटर यूजर्स है, उनमें बहुत ज़्यादा है। अगर तो इसमें बैक से पेन ट्रेवल कर रही है नीचे टांग में, तो ये शैटिका के सिम्टम्स हैं। शैटिका इज नॉट अ डायग्नोज, शैटिका इज अ सिम्टम। अब आगे देखना होता है वो सिम्टम्स किस वजह से आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। अगर तो आपको स्टिफनेस फील होती है बैक में, आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि एक एक्सरसाइजेज हैं हमारी ऑडियंस के लिए, वो इसको सर्च भी कर सकते हैं, मैकेंजी एक्सरसाइज। मैकेंजी एक्सरसाइजेज हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं बैक के लिए। अगर आपको बैक पेन है, लो बैक पेन है, तो इसके लिए आपको अपनी रूटीन में डेली 5 to 7 मिनट्स इन एक्सरसाइजेज को देने चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को देख सकें कि ये इश्यूज़ क्यों हैं। फीमेल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऐसी फीमेल जिनके सी सेक्शन की हिस्ट्री है, उनमें बैक पेन के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। उनमें बैक पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनको ये चीज़ एडवाइस करते हैं हम कि आप अपनी रूटीन में अर्ली टाइम से ही एक्सरसाइजेस को ऐड कर लें, ना कि आगे जाके जब आपकी चीज़ें सिवियरिटी की तरफ जाएं तब आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं कि जब आप रिकवर इतना ज़्यादा ना हो सके, तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे उस चीज़ को हमें पकड़ लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब,
जिस तरह डॉक्टर हसनैन ने भी कहा कि हम जब एक तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, दूसरा बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज कर लेते तब भी आपके जॉइंट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब जिम वालों के लिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करते हैं तो आपके नी जॉइंट्स कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। वाकई ऐसा है? नहीं, मैं नहीं इस चीज़ से एग्री करता। हाँ, जिम में यू शुड बी वेरी मॉडरेट। अच्छा। हमारे जो है ना, जो वेट ट्रेनिंग जो एक्सरसाइजेज है ना, स्पेशली एक्सेसिव वेट्स, ओके। बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है लोगों को कि वेट को बढ़ाते ही चले जाते हैं और फिर जो है ना वो नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हुए अपनी बैक इंजरी कर लेते हैं। या इसी तरह जो ख्वातीन है, यकदम उन्हें शौक चढ़ता है कि हमने जिम जाना है और जब वो जाती है तो पहले दिन ही एरोबिक शुरू कर देती हैं और तीसरे दिन वो हमारे पास होती हैं। तो वो जो है ना, ये सारी अंडर गाइडेंस, अंडर कोच ओके। आपको बाकायदा एक प्रोग्राम लेना चाहिए जिम जब भी जाएं, ताकि आप ग्रेजुअली और स्लोली अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। आप कार्डियो से शुरू करें ना, आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, एलिप्टिकल कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप रोइंग कर रहे हैं, यहाँ से आप शुरू हो रहे हैं, फिर ठीक है, फिर अपना स्टेमिना इंप्रूव करें, फिर लाइट वेट एक्सरसाइज ओके और ऑलवेज गुड इंस्टेड ऑफ हैवी वेट एक्सरसाइजेज। जो है ना, मैं तो बिल्कुल उनको जो है मैं कहता हूँ कि वो वन शुड नॉट डू दैट अनलेस अनटिल यू आर वेरी मच ट्रेन्ड एंड ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू आर कस्टम टू दोज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। लेकिन ग्रेजुअली आप अपना बढ़ाते हैं। और फिर आपकी जो है द थर्ड इज योर डाइट। ओके। डाइट के बगैर तो कोई चीज़ नहीं है। जो आप खा रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी देखें। और अपनी जो है फिर आपकी जो है योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। योगा रियली इम्प्रूव्स योर जो है कंसंट्रेशन एंड दी बॉडी पोस्चर्स एंड एक्सरसाइजेज। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो आपको, मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि 80% ये जो बैक एक, जो घुटनों के मसाइल हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर सफरिंग फ्रॉम ए सर्टेन डिजीज़, जैसे मैंने जिक्र किया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, या स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई हैं, या आपको कोई इनहेरिटेडली बहुत ज़्यादा आप प्री डिस्पोज हैं किसी बीमारी से, अदरवाइज़ आपका लाइफ जो है, आपकी जो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे। हाँ। आप अपने आप की फिटनेस पे ही है सारा कुछ। एग्जैक्टली, आप देखें ना कि एज जो है ना, आप देखें 50 ईयर्स में, 35 में, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि घुटनों के दर्द के साथ अब आना जो है आर्थराइटिस के साथ, हाँ, वो भी डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के साथ, क्योंकि वो इसलिए कि उसका जो है उनकी जो है कभी उन्होंने अपने मसल्स की एक्सरसाइज ही नहीं की होती। अच्छा। वेट इतना बढ़ाया हुआ होता है, पोस्चर इतना गलत होता है, और उससे आपकी नेचुरली फिर जो है वो बॉडी एक्स एंड पेन शुरू हो जाती है। वो पहले ही आ जाएंगे जो कि प्रॉब्लम्स आपको 50 साल बाद आनी थी, अब वो जल्दी आना शुरू हो गई है। 50 साल भी नहीं, अब तो एज जो है ना, अब आप देखें कि 70 इज योर मिडिल एज। 70 साल जो है ना आपकी मिडिल एज है, वो आप समझे 30 के बाद आपकी 70 के बाद आपकी ओल्ड एज शुरू होती है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। एंड इट्स ट्रू, इट्स नॉट, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। अब आप पाकिस्तान में भी देखें ना, एवरेज एज बढ़ गई है। जी बिल्कुल, एवरेज एज अब नाउ 67 तक चली गई। शुक्र है कि लोगों ने अब अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया ना, इसलिए अब डाइट कॉन्शियस भी हो गए हैं। एग्जैक्टली, हेल्दी डाइट कॉन्शियस हो गए। हेल्दी डाइट पे कॉन्शियस हो गए हैं, फैट की कंजप्शन कम हो गई है, कार्बोहाइड्रेट्स की कंजप्शन का। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें जैसे जैसे आप एजुकेट करते जाएंगे लोगों को, वो हमारे तो सीनियर्स कई बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपने खाना खाया है तो फिर आपने वर्जिश भी करनी है। हाँ बिल्कुल, ये अब अगर आपने उस दिन खाना खाया तो उस दिन एक्सरसाइज भी करें। हाँ, वॉक करें, आप अपना जिम करें, आप अपनी लाइट वेट एक्सरसाइजेज करें, योगा करें, यानी दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अच्छा, दूसरा, अगर ये हल्की फुल्की हमें दर्द होती है तो क्या उसके ऊपर हमें मेडिसिन, पेन किलर्स लेनी चाहिए? देखिए, जो तो हल्के फुल्के जो मोच जैसे स्प्रेन जिसे कहते हैं, आपने कोई वजन उठाया है, कोई ट्विस्ट हुआ है, हल्की फुल्की जो, उसके लिए सबसे पहले तो आपकी कोल्ड स्पॉन्जिंग आप करें ना, ठीक है ना, उसको आइस थेरेपी कर लें या कोल्ड स्पॉन्जिंग कर लें, और हल्की सी आप कोई भी पेन मैनेजमेंट की दवाई, पैनाडोल ले सकते हैं, कॉन्स्टॉल ले सकते हैं, कोई हल्की सी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी ले लें तो कोई हर्ज नहीं है।